हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपके सामने आज 2016 का सेट फर्स्ट ही है पार्ट, जिसमें पार्ट 3 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 7 तक देखेंगे। दो जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 3rd तक है, और जो दूसरी वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लॉ में ही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन है सब में 4-4 नंबर के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि एक वृत्त है जो किसी चतुर्भुज के अंदर स्थित है, और वो वृत्त जो है वृत्त के चतुर्भुज की क्या करे, मतलब जो भी भुजाएं हैं उनको शीर्ष करे। तो आपको सिद्ध करके क्या लाना है, सिद्ध करके आपको लाना है कि AB + CD बराबर BC + DA, ये सिद्ध करके लाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हमने अपने ऑफलाइन बैचों में पढ़ाया भी है। हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि यदि कोई वृत्त हो और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से यदि कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। यानी मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो PA वाला बिंदु होगा वह PB के कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज करनी है। हमने थ्योरम लिख दिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, दो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे जो dr लाइन है तो ds के बराबर हो जाएगी। लिखेंगे dr बराबर ds, फिर क्या होगा, ऐसे ही हम लिख देंगे कि जो cr लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगा, cq के बराबर। ऐसे ही आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी एक वृत्त है और ये इसका बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो इनकी भी लंबाइयां समान हो जाएंगी। यानी हम लिख देंगे bp बराबर क्या हो जाएगा, bq। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है, AP बराबर क्या हो जाएगा, ये AS हो जाएगा। तो हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है जिसमें हमने बताया है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। इन चारों जो भी पॉइंट हमने लिखे हैं इन चारों पर समीकरण डाल दो, 1 2 3 4। अब क्या होगा, इन चारों समीकरणों को ऐड कर दो। लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है dr प्लस ये लिखा है cr, LHS वाला पार्ट LHS में आप प्लस कर दीजिए और RHS वाला पार्ट RHS में। तो यहाँ पे लिखा है dr प्लस cr, फिर लिखा है यहाँ पे bp, फिर लिखा है यहाँ पे AP बराबर राइट वाला प्लस कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है ds प्लस cq प्लस bq प्लस यहाँ पे लिखा है as। अब देखिए जरा इसको हम प्लस करके देखते हैं क्या मिलेगा। आगे ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे लिखा है dr प्लस cr। देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है, dr और प्लस cr। तो टोटल इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, देखिए जरा dr प्लस cr, इसको हम टोटल क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे cd। ऐसे ही bp और ap, तो देखिए जरा bp इतना है और ap इतना है, तो इसको हम टोटल क्या लिख देंगे, ab राइट कर देंगे इक्वल टू। इधर देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ds प्लस cq। देखिए इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, ds प्लस as के बारे में देखिए जरा, ds और प्लस as, इस टोटल को हम लिख सकते हैं ad, यहाँ पर हम ad राइट कर देंगे। उसके बाद लास्ट है cq प्लस bq, cq ये है bq ये है, तो इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं bc। आपको जो प्रूव करके लाना था उसमें बोला था बस आगे पीछे लिख दिया गया है। तो प्रूव करने में लाना था कि ab प्लस cd बराबर क्या होना चाहिए, bc प्लस da। चाहे आप da लिखो चाहे ad लिख लो, बात देखी है। तो हम ad को क्या लिख सकते हैं, da लिख सकते हैं। ये आपको प्रूव करके लाना था, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट लिखा है, अपना क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसमें बोला है
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसके आधार का व्यास आपको दिया है। मतलब क्वेश्चन में आपको शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है और उसका आपको आधार का व्यास दिया। दो चीजें दे रखी है, व्यास और शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखते हैं, कह रहे कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है आपने? शंकु का व्यास दे रखा है आपको। कितना दिया व्यास? व्यास दिया है 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे व्यास दिया है उसके हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जितना व्यास उसका आधा कर दो आप। व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ भी आपको दे रखा है। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया है आपको? ये दिया है 188 सही 4/7 मीटर स्क्वायर। ये आपको वक्र पृष्ठ दिया है। ठीक है, हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। इनका मल्टीपल कर लो और 4 आप प्लस कर दो तो ये आ जाएगा टोटल 1320/7। वैल्यू रख दो जरा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 6 है और यह हमें पता करना है कि यहाँ से हम ऐसे उतार देंगे और यहाँ पे लिखा है 1320/7। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 7 लिखा है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या तो 7 को उधर लेकर जाओ तो एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसमें आपको और इजी बता देते हैं। क्या करेंगे इसमें, आप जब भी इक्वल का साइन लगा हो, सेम अपॉन अपॉन हो या अंश बटे अंश और अंश की बात की जाए तो इन नंबरों को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। एक ही कंडीशन में दोनों नंबर कटेंगे। कब? जब बीच में क्या लगा हो? इक्वल का साइन लगा हो। पता चले मल्टीपल हो और फिर आप नहीं काट सकते उसको, मल्टीपल में तो फिर दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप तभी काट सकते हो जब बीच में क्या लगा हो? इक्वल का साइन लगा हो। तो देखते हैं क्या बचा यहाँ पे। यहाँ बचा है 22 मल्टीपल 6। यल ऐसे उतार दो, 1320 ऐसे ही राइट कर दो। हमें यल का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों नंबरों का मल्टीपल है, उधर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1320/22/6। अब देखिए कितना होगा ये हो जाएगा 11 से ऐड कर लो इसको। 11 × 22, 11 बन जाए 11। कितना बचा? 2। 11 × 22। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दाई 120, यानी एल का मान कितना आ गया? ये आ गया 10 मीटर। आपसे कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई का सूत्र होता है, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, L² = R² + H²। अब देखिए जरा इसमें L का मान कितना दिया आपको? 10 दिया है। 10 का स्क्वायर कर दो आप और उसके बाद त्रिज्या हमको दे रखी है आपने कितनी? 6 सेंटीमीटर। आपसे ऊंचाई पूछी गई है, ऊंचाई अभी हम निकाल लेंगे। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस H² जैसे है उसको हम ऐसे ही उतार देंगे। प्लस का 36 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 100 - 36 = H²। तो ये हो जाएगा 64 = H²। इधर स्क्वायर लगा है, इधर हम लगा देंगे रूट। तो 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 8 मीटर। यानी आपसे इस क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई पूछी गई थी। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? 8 मीटर। ठीक है, बता दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ग पार्ट दिया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाले चैप्टर का है, हर साल एक नए क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो अभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाइएगा। बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे किसी भी टाइप के आए, चाहे √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आए, चाहे 3 + √5 सिद्ध करने के लिए आए। इस टाइप के कुछ भी आपको सिद्ध करने के लिए आएंगे। जरूर एक क्वेश्चन आता ही है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, ये संख्या कैसे होगी? अपरिमेय होगी। तो इसका क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल इस सेट में √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं कैसे इसको हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले हम गलत चीज मानते हैं। गलत चीज का मतलब ये है कि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि √5 एक ऐसी परिमेय संख्या है
और हम जानते हैं कि परमेय संख्या में मान लिया है तो परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, कैसी संख्या परमेय संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q टाइप से लिख सके उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे कि जहां P तथा Q एक अभाज्य संख्या होगी, P तथा Q एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जो भी P और Q नंबर है उनका जब हम मासा लेंगे तो मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का मतलब ये है। तो देखते हैं यहां से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए क्या होगा, √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। P का वर्ग P स्क्वायर, Q का वर्ग Q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा, 5 का गुणा Q स्क्वायर में करेंगे ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है आपको, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, यहाँ P स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्या लिखेंगे, P स्क्वायर जो है, जो भी P स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू है वो 5 से कैसा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये चीज हम लिख दिए कि जो P स्क्वायर का मान है जो भी आया है वो 5 से विभाजित है, तो P का भी मान क्या होगा, P का भी मान 5 से विभाजित होगा। दूसरा केस, अब हम क्या करेंगे, P की जगह पे कोई कांस्टेंट रख देते हैं अपने मन से, ठीक है, ऐसा नंबर रखेंगे जिसके साथ 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे पुट कर देंगे हम 5 को, ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से जो भी P का मान है समीकरण 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर, और ये 5Q स्क्वायर जैसे है उसको ऐसे लिख दूंगा। अब देखो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, K स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर ऐसे लिख दो। 5 का गुणा है, इधर लगा दीजिए आप भाग, तो 5 से हम 25 को काट देंगे तो ये बचेगा 5K स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, Q स्क्वायर। इसको इधर लिख लेते हैं तो लिख देंगे कि Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5K स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जो काम यहाँ पर हम लिखे थे लैंग्वेज, वही लैंग्वेज सेम आपको यहाँ पर उतारनी है। क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। सेम लैंग्वेज जो यहाँ पर हम लिखे थे सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी आपको उतारनी है, तो लिखेंगे यदि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यदि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब जरा लैंग्वेज देखिए, समीकरण 1 में क्या था कि P स्क्वायर जो है 5 से पूर्णतः विभाजित था, तो P भी 5 से विभाजित था। सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला हमें कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित था तो Q भी 5 से विभाजित है। इस चीज का मतलब क्या है, यदि दोनों समीकरणों यानी P और Q दोनों का यदि हम मासा लेंगे तो मासा दोनों का क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर हमने माना था कि जो भी यहाँ पे अभाज्य संख्या ली है उसका मासा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा केवल क्या 1 आना चाहिए तब तो सही होगा, तब अभाज्य संख्या होगी, नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देख लो जरा, यहाँ पर P 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो P और Q दोनों का यदि हम मासा निकालेंगे तो मासा क्या आएगा 5, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 1 आना चाहिए, बस यही पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि P तथा Q का मासा 5 होगा, अतः 5 होगा, लेकिन हमारे द्वारा मानी गई संख्याएं P तथा Q का मासा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए P और Q का हमने स्टार्टिंग में माना था कि इसका मास 1 होना चाहिए, मतलब हर संख्या है, लेकिन आ क्या है 5 आ रहा है, तो लिख देंगे अतः हमारी संकल्पना गलत थी। मतलब जो हमने माना था स्टार्टिंग में ये संख्या पहले संख्या को गलत है, ठीक है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ये जो है एग्जाम में जरूर आएगा। हो सकता है आपको √5 पूछा गया हो, अगले सेट में √3 पूछ दे या 3 + √5 पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से या इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन हर साल कंपल्सरी के आना ही है, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 का पार्ट 6 के डी वाले पार्ट में बोला गया है, एक समीकरण दिया है जिसका आपको गुणनखंड निकालना है। क्या लिखा है समीकरण? 9x² माइनस का 9a + b x प्लस 2b² सॉरी 2a² लिखा है आपने, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² = 0। ये दिया है आपको गुणनखंड, तो देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए जो आप गुणनखंड ने बहुत बड़ा दिया है, तो एक काम कर लो आप इसको पहले सॉल्व कर लो। ये जो दिया गया लास्ट में 3 नंबर लिखे हैं कांस्टेंट टर्म में, इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अलग से फैक्टर कर लेंगे, फिर बाद में इसमें हम पुट कर देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि जो भी आपको थर्ड नंबर है उसका पहले हम फैक्टर करके देख लेते हैं कितना आएगा फैक्टर, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए फैक्टर का वही तरीका है, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4। आपको ऐसी दो संख्या बतानी है कि उन दो संख्याओं का गुणा कर दें हम तो 4 आ जाए, और उनको जोड़ दें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। संख्या कौन सी होगी, 4 एकम 4, यानी पहली संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2a² और प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, a भी जैसे लिखा है ऐसे उतार लो, और 2b² जैसे वो भी ऐसे उतार लो, ठीक है। तो 2a² 4 का गुणा हम ab में कर देंगे, तो 4ab, 1 का गुणा ab में करेंगे तो ab एकम ab और प्लस 2b² = 0। पेयर बना लो, देखो क्या कॉमन इसमें दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2a 2a, तो यहाँ से हम 2a ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, a हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2b प्लस, ऐसे ही इन दोनों में से भी b कॉमन दिख रहा है, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b आप कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ये भी हो जाएगा a प्लस 2b = 0, ठीक है ना। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, दोनों कोष्टक कैसे हैं, सेम है। तो एक कोष्टक में हम यही संख्या लिख लेंगे और दूसरे कोष्टक में हम लिख लेंगे 2a + b = 0, ठीक है ना। 0 नहीं लिखना है क्योंकि हमें केवल इसके फैक्टर ही निकालने थे, वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी, तो हमने इसके क्या किए, फैक्टर निकाल लिए, ये आ गया फैक्टर, ठीक है।
जो भी इसके फैक्टर आए हैं उसको कहाँ रख दीजिए आप, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे ना हो तो उसको समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए पूरा इक्वेशन ऐसे उतार दीजिए, 9x² माइनस का 9a प्लस b x सब ऐसे उतार दीजिए आप, और इस पूरे फंक्शन का हमने फैक्टर किया है तो कितना आया है a प्लस 2b, और यहाँ पे लिखा है 2a प्लस b इक्वल टू 0, मार्कर होगा देखिए। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए नंबर यहाँ पे दो है और यहाँ पे आपको ये लाना है। तो देखिए तरीका वही है, तरीका वही है, तरीका वही है कि देखिए 9 का इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो 9 ही आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसी दो संख्या बतानी है कि मल्टीपल कर दे तो 9a प्लस 2b एंड 2a प्लस b आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को यदि हम प्लस कर दे तो ये संख्या आनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, आप ऐसे सोचोगे तो दिमाग ज्यादा लगेगा, तो हम आपको इसके एक ट्रिक बताते हैं। करना क्या है, इस 9x² को आप ऐसे लिख लो। अब देखिए 9 लिखा है इसको 3 लिख लेंगे हम क्या करेंगे, हमें जो दो संख्या यहाँ पे दिख रही है इसी को यहाँ पे आप प्लस करके लिख दो। इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए और आपसे संख्या पूछ दे कि संख्या बताओ, तो जो भी यहाँ पे दो कोष्टक में यदि नंबर दिए जाए, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बुक में आपको 2-3 दे रखे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दो कोष्टक में होंगे, दोनों चरराशियों वाले होंगे, दोनों अलग अलग नंबर होंगे, और आपको नंबर की जरूरत पड़े तो जो भी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी हम यही नंबर यहाँ पे ले लेंगे। 3 क्यों लिखे आगे इसका भी पता चल जाएगा आपको। देखिए हमें नंबर चाहिए थे तो पहला नंबर हम यही ले लेंगे a प्लस 2b, और दूसरा नंबर हम यही ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस b। दोनों नंबरों को जोड़कर आपको ये लाना था। तो देख लीजिए जरा, a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b। दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो एक तो 3 बाहर ही है, एक और 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस b कोष्टक में बचेगा। यानी इस संख्या को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो x लिखा है इसको ऐसे उतार लो, बाकी का ये जो नंबर लिखा है इसको आप ऐसे ही उतार लीजिए। क्या लिखा है a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इसके करने होंगे फैक्टर, कैसे करेंगे, 9x² आप ऐसे लिख लीजिए, 3 का अंदर गुणा कीजिए और x का भी अंदर गुणा कीजिए आप। तो 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b ऐसे लिख लीजिए। x का भी इसमें मल्टीपल किए हैं, x भी यहाँ पर हम लिख दिए। -3 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो -3 ही रहेगा, और यहाँ पे लिखा है 2a प्लस b और यहाँ पे x लिखा है, इस x को हम ऐसे उतार लेंगे। बाकी का ये जो नंबर लिखा है a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0, इसको हम जो है ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इधर देख लीजिए इसको। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 है 9 है। सबसे पहले हमें क्या कॉमन मिलेगा, ऐसे 3 ही कॉमन मिल जाएगा। x यहाँ पर लिखा है और x यहाँ पर भी लिखा है, तो x भी हमें कॉमन मिल गया। तो क्या बचेगा, 3 का भाग 9 में दो 3 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और यहाँ से x² था, हमने केवल एक ही x कॉमन लिया है, यहाँ पे एक x बचेगा माइनस। अब देखो 3 पूरा था, पूरा हमने 3 कॉमन ले लिया है, तो कोष्टक में आपको क्या बचेगा a प्लस 2b। सिंगल x था वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पर बट यहाँ पे 3 नहीं है, 2a प्लस b यहाँ पर भी है, 2a प्लस यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a प्लस b हम ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, देखिए 2a प्लस b हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 3x। अब देखिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमने 2a प्लस b कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर कोष्टक में क्या बचेगा, a प्लस 2b और बराबर 0। ये दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, दोनों कोष्टक सेम है तो आपका फैक्टर बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, नहीं तो गलत ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर आप करिएगा ये ब्रैकेट जरूर चेक कर लीजिएगा कि दोनों कोष्टक सेम है या नहीं। अब देखिए फिलहाल दोनों कोष्टक सेम ही है, तो एक कोष्टक में यही संख्या हम लिख लेंगे 3x
माइनस का a प्लस 2b। दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ये वाला 3x लिख लो माइनस ये क्या लिखा है 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस का a प्लस 2b बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का नंबर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 3 का गुणा है, इधर लगा दो भाग, तो x का मान आ जाएगा a प्लस 2b बटे 3। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 का गुणा है उधर हम लगा देंगे भाग, तो x के मान आ गए हैं 2a प्लस b बटे 3। तो 2x के मान आए हैं, पहला आया है a प्लस 2b बटे 3 और दूसरा x का मान आया है 2a प्लस b बटे 3, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का ही था। सारे क्वेश्चन जो बचे सब लॉन्ग में बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं इसको आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 6 नंबर का है। आपसे कहा है कि दो क्रमागत सम धन संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो आपसे कह रहे हैं कि संख्या क्या कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या जो सम इन्होंने बोली है तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं। कौन कौन से हो जाएंगे सम संख्या, पहली संख्या मान लेंगे x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम x प्लस 2। आप जो सम संख्या माननी है वो 2x और 2x प्लस 2 भी मान सकते हैं, आप जो मानिए ठीक है, लेकिन यदि आप ये भी मान लेते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सम संख्या बोला है तो पहले सम संख्या मान लो x और दूसरी सम संख्या का मान लो आप x प्लस 2। अब आपसे कहा है कि जो भी आपने दो सम संख्या मानी है उसका क्या कर दो आप, उनके वर्गों का योग आपको दे रखा है, यानी क्या दिया गया है, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का योग आपको कितना दिया है 244। फिर कह रहा है कि इसके आप गुणनखंड करके x के मान बताइए और फिर संख्या बताइए कि दोनों जो सम संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 2ab बराबर 244। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x ऐसे उतार लो आप और प्लस का 244 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x ऐसे उतार लीजिए आप, 4 में से 244 जाएगा तो कितना बचेगा 240 बराबर 0। अब आपको देख लीजिए सब में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 हर जगह कॉमन है तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन लेके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 कॉमन लेके या 2 का दोनों पक्षों में हम डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 2 में हम देंगे केवल x स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग हम 4 में देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 का भाग हम 240 में देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 120। अब क्या करना है, आपको ऐसी दो संख्या बतानी है कि उन दो संख्याओं का हम गुणा कर दें तो 120 आ जाए और गुणनफल हमारा दोनों संख्याओं का माइनस में आएगा। इस चीज का मतलब ये है कि गुणा करें तो 120 आए, लेकिन संख्याओं को घटा दें तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 12 दहाई 120 यानी पहली संख्या हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 10। 12 और 10 को घटाएंगे कितना आएगा 2, 12 और 10 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 120। x जैसे लिखा है x को ऐसे लिख लो माइनस का 120 बराबर 0। इसके जरा गुणनखंड कर लीजिए आप, तो गुणनखंड करेंगे 12 का गुणा x में करेंगे 12x, 10 का गुणा x में करेंगे 10x माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें x मिल जाएगा कॉमन, ठीक है, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है 10 और यहाँ पे भी 10 का भाग चला ही जाएगा तो 10 कॉमन यहाँ से ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस कॉमन लिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 10 का भाग 120 में देंगे हम तो कितने बार जाएगा 12 बार। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम आ गए, यानी एक कोष्टक में तो हम जो सेम वाला नंबर है उसी को लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लिख लो, यानी x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x के मान निकालेंगे हम,
एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान आ जाएगा -12 और एक बार हम इस नंबर को 0 के इक्वल करेंगे x का मान कितना आ जाएगा +10। हमें क्या करना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि पूर्णांक संख्या लेनी है, ठीक है ना, उन्हें केवल जो क्रमांक दो सम संख्या चाहिए वो भी पॉजिटिव में ही, तो माइनस वाला नंबर हम छोड़ देंगे, केवल क्या लेंगे प्लस वाला। तो लिखेंगे पहली सम संख्या क्या हो जाएगा, पहली सम संख्या में तो x का ही मान आया है बस यही होगा, और दूसरी सम संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या में मानिए x+2 यानी x का मान 10 + 2 यानी टोटल कितना आ जाएगा 12। यानी आपसे दो संख्या पूछी थी सम, तो पहले सम संख्या में 10 और दूसरी सम संख्या कितनी आ गई 12, ठीक है। अगला इसी में जो 7 का पहला पार्ट था उसी में अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको भी आप देख लीजिए कैसे लगेगा। दो इक्वेशन दे रखी है 2/x + 3/y = 13 एंड सेकंड इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। कह रहा है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना होगा ध्यान दीजिए जरा। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनके आपको देखने होते हैं कि इसका चिन्ह जो अपोजिट है। देखिए चेंज तो हम x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, किसी एक को चेंज कर लीजिए, लेकिन हमें सोचना है थोड़ी कैलकुलेशन कम हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम y को ही सेल कर रहे हैं, आप x को भी सेल करना चाहो तो x को भी सेल कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे y को सेल किया है। y को सेल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो क्या कीजिए इन दोनों संख्याओं का आपस में साइड कर लीजिए गुणा, ठीक है। जब भी किसी नंबर को सेल करना हो उनका आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा कर लिया करिए। 3 और 4 का गुणा कितना है 12। अब देखिए अब टारगेट क्या है, जो भी गुणा करके नंबर आएगा आपको यहाँ पर वही संख्या बनानी होगी। जैसे 4 और 3 का गुणा किए कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो टारगेट आपका ये है कि दोनों जगह 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में कितने का गुणा करेंगे से 12 हो जाए, यानी 12, 4 का 3 चौके 12, और ऐसे 4 और 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 3 का गुणा कर देंगे। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि पहले क्वेश्चन में किस संख्या का गुणा करना है और दूसरी संख्या में किस संख्या का गुणा करना है, ठीक है ना। ये हमने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए वही हमने लिख भी दिया है कि समीकरण 1 में 4 से गुणा और समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है आपको, 3 से। देखिए जरा समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, बटे वाला नंबर ऐसे रहेगा, 4 दूनी 12 और 13 चौके 52। समीकरण 3 डाल दिए। समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दो आप, 3 से गुणा करेंगे 5 दूनी 15, 4 दूनी 12 और 3 दूनी 6। इसको हम डाल दिए समीकरण नंबर 4। अब हम देख रहे हैं कि ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, ये नंबर आसानी से कट जाएगा। यदि ना कटता तो हम इन संख्याओं को घटाते, और जब घटाते तो क्या होता, सिंबल चेंज हो जाता। फिलहाल यहाँ पे नंबर आसानी से कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिए, जोड़ने पर देखिए ये दोनों समीकरण हम ऐसे उतार लिए हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कट गया, क्या बचा 8/x प्लस 15/x और यहाँ पे बचा 52 और यहाँ पे -6। अब देखिए दोनों का हर कैसा है, समान है। x और x का लासा कितना आ जाएगा, x ही आएगा। जब हर समान होता है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x और x का लासा x ही आ गया। तो अंश में जो लिखा है नंबर 8 + 15 उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और देख लीजिए 8 + 15 कितना आ जाएगा 23, 23/x और यहाँ पे हम 52 में से 6 घटाए थे तो कितना आ गया था 46 आ गया था। तो देखिए 23 से 46 कट जाएगा, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 यानी 2 बार भाग गया है। तो 1/x बराबर यहाँ पे 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 एकम 1, 2 का गुणा है, इधर लगा दिया भाग। x का मान कितना आ गया 1/2 आ गया x का मान, ठीक है। अब x का मान कहीं पर भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो हमने 1 में ही रख दिया है, ठीक है। तो जब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो देख लीजिए समीकरण 1 में लिखा है 2/x, तो 2 हमने ऐसे लिख दिया है, x की जगह पर हम लिख दिए 1/2 प्लस 3/y ऐसे उतार लिए बराबर 13, 2 जाएगा सबसे ऊपर, 2 दूनी 4 प्लस 3/y बराबर 13, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का हो गया, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया 9y और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 का 3, 9 का गुणा है अगर हम भाग लगा दिए तो 3 से 9 को काट दिए, 3 का 3 2 का 9, यानी x का मान सॉरी y का मान कितना आ गया 1/3। आपसे ये पूछा गया था x और y के मान वो हमने निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 7 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें बोला है किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो आपको सिद्ध करना है कि उस भुजा के समकोण कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, दिया क्या है पहले वो हम देखते हैं। गिवन में ये दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के कैसा है, बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किए, दो ट्रायंगल बना लिए, दोनों समकोणी, एक हमें समकोणी लाना है सिद्ध करके। ये है एबीसी, ये है डीईएफ, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने सब लिख लिया, सिद्ध करके क्या लाना है कि जो बी वाला कोण है आपको 90 डिग्री सिद्ध करके लाना है, क्योंकि कह रहा है कि जो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, आप सिद्ध कीजिए इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो अब देखिएगा इस ट्रायंगल में हम देखते हैं डीईएफ में क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमने बराबर कर ली है, जिसको सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जैसे डीई है, डी के जस्ट साइड हमारी कौन सी एबी है, तो हमने क्या किया डीई को एबी के बराबर कर दिया है, आधार आधार के बराबर कर दिया है। अब कार्ड को हम बाद में लेकर आएंगे, वो चीज आपको दिखाएंगे, इसको नाम को हटा ही दीजिए, केवल दो ही भुजा हम लेकर चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं, लिख दिया हमने कि डीई इस भुजा के बराबर है, बीसी ईएफ के बराबर है। अब हमने मान लिया है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। कैसे होगा देखते हैं। अब देखिए त्रिभुज डीईएफ में देखिए हमने जब मान लिया कि 90 डिग्री है, इसका मतलब पाइथागोरस तो इसमें लग ही जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि डीएफ का वर्ग बराबर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा डीएफ, इसका वर्ग हो गया, लंब है डीई और आधार क्या ईएफ, इसका हमने वर्ग कर दिया है। अब देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डीई बराबर क्या लिखा है, एबी लिखा है। तो डीई के बराबर जगह हमने एबी लिख दिया है और ईएफ की जगह पर हमने क्या माना है, बीसी माना है। तो ईएफ की जगह पर हमने बीसी मान लिया है, यहाँ लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है देखिए जरा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर है। तो हमने इन दोनों की जगह पर लिख दिया AC स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, DF जो भुजा है वो किसके बराबर आ जाएगी, AC के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिए ABC और DEF, देखिए कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हैं। ये चीज तो हमने पहले मान ली थी, एक यही कम पड़ रहा था, ये थर्ड कर्ण है वही कम पड़ रहा था, तो हमने वहां पर निकाल दिया उसका रिलेशन। ठीक है ना। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में AB DE के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, और जो AC कर्ण अभी हम निकाले हैं वो इस वाले कर्ण के बराबर है। तीनों भुजा ही है, तो भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, सब में हम साइड साइड लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे बाय ट्रिपल एक्स कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता से। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। अब हमने क्या पता था, हमने तो माना था DEF कितने डिग्री था, 90 डिग्री था। जब DEF ABC के बराबर आ गया तो DEF का मान कितना था, 90 डिग्री था। जब ये कोण इसके बराबर है तो ABC का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। यानी लिख देंगे अतः कोण ABC का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। 7 का खा पार्ट है, इसमें आपको दिया है एक त्रिभुज है जिसमें ए जो है समकोण है, उन्हें सबसे बोला है कि ए वाले कोण पर 90 डिग्री बनेगा और ए से भुजा BC पर एक लंबवत लाइन खींची गई है जिसका नाम AD है। AB यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना दिया है। ठीक है कि AD जो भुजा है BC पर कैसी है, लंब है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके लाना है कि जो AD स्क्वायर होगा वो BD और CD के गुणनफल के कैसा होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है कर्ण होती है। तो हम लिखेंगे कर्ण, यानी कर्ण हमारा BC बराबर लंब, लंब है हमारा AC प्लस आधार क्या है AB, इसका वर्ग कर देंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 1। या एक मिनट रुक जाओ भी, देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये बताओ आप BC लिखा है, BC को क्या राइट कर सकते हो आप, ये बताओ BC को क्या कैसे लिख सकते हो, BD प्लस DC राइट कर सकते हो। जो BC भुजा है
इसको हमने क्या लिख दिया, BD और प्लस क्या लिख दिया, हमने CD लिख दिया। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा था तो हम भी स्क्वायर लगा दिए, और यहाँ पे लिखा है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब डाल दो इसको समीकरण नंबर 1। आपको देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक हमारा 90 डिग्री का ये है, तो इसके जस्ट सामने ये है, ये त्रिभुज लेंगे तो इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा है, तो इस त्रिभुज के लिए ये वाला कर्ण का रोल करेगा। तो देखते हैं दोनों त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज ABD में जब हम त्रिभुज ABD लेंगे तो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा ये है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे हम AB का वर्ग बराबर, जब ये कर्ण हो गया ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ACD में। अब देखिए ये त्रिभुज लेंगे हम तो इसमें 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा ये है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे इस कर्ण का नाम क्या है, AC है, यानी AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, CD का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, AD का वर्ग। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे AC का मान हमें पता चल गया, AC स्क्वायर का मान और AB स्क्वायर का भी मान पता चल चुका है। दोनों मान समीकरण 2 व 3 के को कहाँ रख दीजिए आप, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, रखने पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पे लिखा है BD प्लस DC, इसका होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लगा लो, ठीक है, इक्वल टू देखिए AC स्क्वायर का मान देखिए ये है, रख दीजिए यहाँ पे आप CD स्क्वायर है AC का मान, और क्या है AD स्क्वायर, इसको आप ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है AB स्क्वायर का मान है AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगा दीजिए आप a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, यहाँ पे लिखा है CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग प्लस दोबारा से AD लिखा है AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या इसमें, प्लस का BD का वर्ग उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो इधर इधर हम काट लेते हैं, ये प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का वो इधर आएगा तो माइनस का कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद DC, देखिए चाहे आप CD बोलो चाहे DC बोलो एक ही बात है, ये प्लस का नंबर उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा है 2BD इंटू DC बराबर, इधर क्या बचा है AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, फिर AD स्क्वायर को उधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। ये आपका जो है जो प्रूव करके लाना था उसका आंसर आ गया है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका रचना करने वाला है, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है, तो पूरा सेट आज आपका कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो वो लोग कमेंट में लिख के क्वेश्चन बता देंगे, उसका हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो दोबारा अपलोड उसका कर देंगे। और थैंक यू, जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।